क्या आपने कानूनी शिक्षा को अपने आजीविका के लिए बख्तियार किया है, या फिर रटंत विद्या के उपरांत भी आप न्यायालयों के व्यवहारिक सिद्धांतों से परे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आखिर निचली न्यायालयों की कार्यप्रणाली क्या है और अवगत होना चाहते हैं उसमें प्रचलित भाषा से? तो फिर आप सब सादर आमंत्रित हैं डीएमई विधि विभाग के सहकारिता एवं सहभागिता विभाग और अभिव्यक्ति डिबेटिंग सोसाइटी द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में, जिसका विषय है हिंदी भाषी राज्यों की निचली अदालतें और उनकी मौखिक एवं लिखित बोली व भाषा। हमारी हिंदी भाषी राज्यों की निचली अदालतें आज भी एक ऐसी भाषा का उपयोग करती हैं जो ना ही एक आम व्यक्ति बल्कि उस लॉ ग्रेजुएट की समझ के भी परे है, जिसकी कानूनी साक्षरता केवल अंग्रेजी पर निर्धारित है। पर हम ये भूल जाते हैं कि मुवक्किल को अदालतों की भाषा समझाना भी वकीलों का ही काम है। इस वर्कशॉप के जरिए हम एक बेहतर वकील बनने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि कम से कम निचली अदालतों की भाषाओं का जो हमारा डर है वो कुछ कम तो हो सके। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए आज हमने डीएमई में इस कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसकी मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर तृप्ति श्रीवास्तव, जो कि वरिष्ठ सलाहकार हैं प्रोलिंगो एडिटर्स गाजियाबाद में। मैं अंतसदीप डीएमई परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैम। बहुत बहुत धन्यवाद अंतस। साथ ही मैं कुछ विशिष्ट अतिथियों का भी स्वागत करना चाहूंगा, जैसे कि प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि के नागपाल, जो कि डीएमई विधि विभाग की डीन है, और साथ ही साथ मैं यहाँ ऑनलाइन उपस्थित माननीय शिक्षक गणों एवं श्रोता गणों को भी अपना सप्रिय नमस्कार देना चाहूंगा। और अब मैं डॉक्टर तृप्ति से अनुरोध करूंगा कि वो आए और इस विषय पर हमारा मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंतस, आपने शुरुआत बड़ी अच्छी करी और कहा कि सामान्य जो कानूनी भाषा है उसे समझाना भी वकीलों का ही काम है लोगों को। तो ये बड़ी मार्के की। और शुरू करने से मैं स्कूल प्रोफेसर डॉक्टर रश्मि के नागपाल मैडम, श्री दुर्गा और आपसे प्रिय छात्रों का करना चाहूंगी। और अंतस ने मेरा परिचय, तो साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कानूनी हिंदी पढ़ाने का भी मेरा एक लंबा मुद्दे की बात पर आते हैं, जो कि अच्छा है। हम हिंदी अदालतें और उनकी मौखिक व लिखित बोली व भाषा, इसमें कई पद ऐसे हैं जिनको आपको एक साथ जोड़कर समझना है। We need a wholesome understanding of the topic. तो हिंदी भाषी राज्य है उनकी निचली अदालतें, हालांकि आप सब मैम हम आपका वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। जी मैम, यस, अगर आप अपना वीडियो स्टार्ट कर लें। श्योर। धन्यवाद। आगे आपके इस नहीं है तो Priya, please call her up, and audio is also not clear. Let her change the connectivity.
Maybe she can switch over to some other network. This is not, Yes, ma'am. not audible. Tripti madam, I audible now? a little broken yet. Am I? Still now. Okay, Yeah, maybe due better to now. the bad weather and network, I guess. So I'm just trying to get a good network, Now but it's- I'm not very sure. Now Is Now it it's getting okay? better, I think. it's better. Okay. So should I start? Yes, ma'am. को लाइब्रेरी में भिजवा देना, मैंने एक रख ली, वो मैं मैम को फोन पे बोल दूँ. Yes, ma'am, you can start, ma'am. Okay, so I was just मैं चूंकि हिंदी में बात करनी है तो मैं फिर से हिंदी पर आ जाऊं. बात मुद्दे की हो रही थी जिसमें मैं ये कह रही थी कि आज का जो विषय है वो हिंदी भाषी जो राज्य है उनकी निचली अदालतें, उनकी मौखिक व लिखित बोली व भाषा. तो हिंदी भाषी जो राज्य हैं उनके जो निचली अदालतें हैं और उनकी जो भाषा है, इन तीनों का जो सहसंबंध है उसे आपस में समझने के लिए एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमें विषय को समझना पड़ेगा. इसमें हिंदी भाषी राज्य जो है हमारे, वो ज्यादातर उत्तर भारत और मध्य भारत के जो राज्य हैं उनमें 9 राज्य हैं जिन्हें हिंदी भाषी जाना जाता है. इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल, हरियाणा, साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली. ये केंद्र प्रदेश ऐसे हैं जहां भाषा, जिनके कामकाज की और कोर्ट की भाषा जो है उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय और जिला न्यायालय की भाषा जो है वो हिंदी है. यहाँ पर एक टर्म जो है जो हमें स्पष्ट कर लेना होगा आपस में कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा का अंतर क्या है. हिंदी जो है वो राजभाषा है. वैसे तो इसे भारतीय संविधान में भारत की राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है, जिसके हिसाब से राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज. ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब वह भाषा जिसमें ऑफिसों का काम होना चाहिए. हम अगर सरकार की दृष्टि से बात करें तो न्यायालयों और संसद में बात जो है वो हिंदी में होनी चाहिए. रूप में ये पता है कि हम हिंदी में बात नहीं करते हैं या सर्वोच्च न्यायालय में, संसद में हिंदी में काम नहीं होता है. तो ऐसा भारतीय संविधान अनुच्छेद 343 प्रावधानों से है, जिसमें एक और हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन साथ ही दूसरी ओर इस तरह का प्रावधान किया गया है कि जब तक 1947 के पहले जिन भी चीजों के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल होता था वो स्वतंत्रता के बाद भी सारी प्रावधान हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के बावजूद वो सारे काम
आगे 15 वर्षों के लिए और उसके बाद से आगे अनंत वर्षों के लिए अंग्रेजी में की जाने की छूट मिलती रही, जो आज भी जारी है। तो फिलहाल यह तो रही राजभाषा और हिंदी के बाद। तो ये जो हिंदी भाषी राज्य हैं, जो 9 राज्यों की बात मैंने की, इनमें हिंदी जो है वो उच्च न्यायालयों की भाषा है। उच्च न्यायालयों की भाषा से संबंधित जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 348 में है संविधान के। इसमें सर्वोच्च न्यायालय की भाषा के लिए यह प्रावधान है कि वहां पे जो भाषा का इस्तेमाल होगा वो अंग्रेजी होगी सर्वोच्च न्यायालय में। इसके बाद से उच्च न्यायालय में यह प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के हिसाब से कि राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से चाहे तो इस तरह का प्रावधान कर सकता है कि राज्य की जो भाषा हो, राजभाषा, चाहे वह हिंदी या अन्य जो भी भाषा हो, उसमें उस राज्य के उच्च न्यायालय का काम हो सकता है। लेकिन काम होने का मतलब यह है कि जो लिखा पढ़त होगी वो अंग्रेजी में ही होगी, क्योंकि उसमें एक क्लॉज यह है कि जो डिग्री होंगे, जो आदेश होंगे, जो आज्ञाएं होंगी हाई कोर्ट की, चूंकि वो एक दस्तावेजी न्यायालय है, इसलिए वो सारे काम अंग्रेजी में ही होंगे। इसके अलावा जो तीसरा टियर हमारा जो इंडियन जुडिशियल जो स्ट्रक्चर है उसमें बसता है, वो जिला न्यायालयों या निचली अदालतों का होता है, सत्र न्यायालय। इनमें जो काम होते हैं बेसिकली वो हिंदी में या वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस जो अदर जो भी हैं, जिन भी राज्यों में जो वहाँ की भाषा है, लोक भाषा है, उसमें काम होता है। और यह देखा जाए अगर न्याय के दृष्टि से, न्यायिक जो जुडिशियल जो एम्बिशन होता है न्याय की, अगर हम बात करें, न्यायपालिका की बात करें, तो उसका मतलब होता है लोगों तक न्याय पहुंचाना। लोगों की जबान में अगर आप बात नहीं करते हैं तो आप लोगों को जस्टिस, you cannot provide justice to people if you are not working in their own language, if you cannot entertain them in their own language। तो ये बहुत मार्के की और बहुत अच्छी बात है कि सत्र न्यायालयों में, निचली अदालतों में, हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी में, और जो अन्य भाषी राज्य हैं उनमें उनकी वहाँ की राजभाषा या जो लोक भाषा है उसमें काम होता है। और बेसिकली यही है, अगर हम भाषिक संरचना देख लें और जो हमारी न्यायिक संरचना है, जो जुडिशियल जो स्ट्रक्चर है इंडिया में, तो सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी हो गई, उच्च न्यायालय में सुनवाई और बाकी प्रोसीडिंग के लिए हिंदी है या अन्य भाषाएं हैं, और जो सत्र न्यायालय है, निचली अदालतें हैं, उनमें लोगों की भाषा हो गई जिसमें लोग व्यवहार करते हैं। अब जो विषय है वो स्पष्ट है कि हिंदी भाषी राज्यों की निचली अदालतें, उनकी मौखिक व लिखित बोली व भाषा। यहाँ पे टॉपिक में अपने आप जो चीज एक बहुत स्पष्ट की हुई है, ये मुझे बड़ा अच्छा और रोचक लगा एज ए लिंग्विस्ट, क्योंकि इसमें मौखिक व लिखित बोली व भाषा का अंतर स्वयं में स्पष्ट है। तो मैं हिंदी के बारे में ये बताना चाहूंगी। अब हम निचली अदालत जो हिंदी भाषी राज्यों में है इनकी बात करूंगी, उनकी भाषा की बात करूंगी, हिंदी की बात करूंगी। तो हिंदी अपने आप में इसकी 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। मतलब ये कि पूरा जो नॉर्दर्न इंडियन स्पैन है, जो 9 राज्य हैं, उनमें कुल मिलाकर के हिंदी की जो उपभाषा है वो पहाड़ी, राजस्थानी, बिहारी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। और इसके अलावा 18 बोलियां हैं। 18 बोलियों के बहुत सारे वेरिएशंस है। बोली और भाषा में ये अंतर समझ लेना होगा कि लिखित और मौखिक का जो अंतर जो हमारे शीर्षक में है वही बोली और भाषा में होता है। भाषा लिखित होती है, उसका व्याकरण होता है, मौखिक का व्याकरण नहीं होता। तो हिंदी के संदर्भ में या हिंदी भाषी जो राज्य हैं, निचली अदालतें हैं, उनमें जो भाषा का इस्तेमाल होता है उसकी बात कर ले तो अगर एक बिहारी और एक जयपुरी या ढूढ़ाड़ी बोलने वाला जो व्यक्ति है वो एक दूसरे से अगर इंटरैक्ट करें या अदालत में वो किसी मामले में अगर एक दूसरे के सामने हो, तो हिंदी के भाषाओं में और बोलियों में इतना अंतर है कि वो एक दूसरे से इंटरैक्ट कर पाने में पॉजिटिवली उन्हें दिक्कत होगी। तो ये रही केवल हिंदी की बात। अब हम
निचली अदालतों में जो हिंदी बोली जाती है उसके व्यवहार पर बात कर लें, और अभी तक के जो ऑलमोस्ट 15 मिनट जो एक भूमिका में चला गया, भूमिका में इसलिए क्योंकि इसके पृष्ठभूमि को समझना जरूरी था। अब मार्के की बात यह है कि हम जब कानूनी हिंदी की बात करते हैं तो ये हिंदी जो दैनिक बोलचाल में बोली जाने वाली हिंदी है उस हिंदी से निहायत नितांत अलग है। और वो इसलिए क्योंकि इसमें अरबी, फारसी और उर्दू के इतने ज्यादा शब्द हैं कि अगर हिंदी बोलने वाला सामान्य हिंदी साहित्य का विद्यार्थी भी, उसे भी वहां की कानूनी हिंदी समझने में दिक्कत होगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा जो एक कानून का जो इतिहास रहा है, जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी रही है, जो हमारी हिस्ट्री है, जो कॉलोनियल हिस्ट्री है, उससे जो चीजें जिस तरह से बनी हैं उसकी वजह से हमारी लैंग्वेज जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो गई है। हम कॉलोनियल ब्रिटिश रूल के बारे में जानते हैं। भारत जो है एक लंबे समय तक उपनिवेश रहा है ब्रिटिशर्स का, और उसके पहले भारत में जो भी चीजें थी इंडियन कोर्ट्स में, वो बेसिकली मुगल कोर्ट था। तो अगर हम आज की हिंदी, कानूनी हिंदी को समझना चाहते हैं, आज की हमारी जो निचली अदालतों की भाषा है उसके बारे में बहुत चीजें अगर ध्यान से समझना चाहते हैं तो हमें उसके पृष्ठभूमि और उसका जो इवोल्यूशन है उसको थोड़ा समझना होगा। और उसके लिए हमें 1837 में जब अंग्रेजों ने वो भारतीय कोर्ट से या मुगल कोर्ट से फारसी को एबॉलिश किया और उसकी जगह पे निचली अदालतों में या अदालतों में वर्नाक्यूलर जो लैंग्वेजेस थी उनका यूज को इंट्रोड्यूस किया। तो 1837 के पहले जो स्ट्रक्चर था, जो भाषा थी, वो अरबिक, पर्शियन, उर्दू इवॉल्व हो रही थी उस समय, और उर्दू, अरबिक, पर्शियन कोर्ट की भाषा थी। अंग्रेजों ने वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस तो किया, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी डेवलप किया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी बहुत हद तक मुगल पीरियड का ही रिटेन किया। और उसी की तरह से भाषा भले हमारी जो है वो वर्नाक्यूलर हो गई, हिंदी हो गई, गुजराती हो गई, मराठी हो गई, जिस भी राज्य की जो भाषा थी उसमें हम बात और काम करने लगे, लेकिन साथ में कानूनी भाषा स्टैग्नेंट होती है, वो इतनी फास्ट मूविंग नहीं होती, उसमें बहुत जल्दी बदलाव और परिवर्तन नहीं होते। तो उस भाषा में जो इतिहास की गांठें हैं वो बहुत साफ दिखती हैं। तो हमारा कानूनी हिंदी भाषा का जो इतिहास है वो चूंकि अरबिक, पर्शियन से जुड़ा हुआ है, वहां से शुरू होता है, और इसलिए उसमें आज भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, भरे पड़े हैं। और चूंकि अगर प्रोफेसर बख्शी के शब्दावली में कहें तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है वो लीगल ट्रांसप्लांट है, इंग्लिश कॉमन लॉ का लीगल ट्रांसप्लांट है वो इंडिया में। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो मुगल टाइम पीरियड का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, उनकी वोकेबलरी, साथ में इंग्लिश कॉमन लॉ, और साथ में अगर हमारी कुछ चीजें अपनी नेटिव बसती हैं तो वो, और इनका ब्लेंड है, और ये मिला करके जो प्रारूप बनता है वो निचली अदालतों में इस्तेमाल की जाने वाली हिंदी का बनता है। और इसमें भी रीजनल वेरिएशंस हैं, जैसे कि मैंने कहा कि हरियाणा के कोर्ट में, उच्च न्यायालय में जो भाषा इस्तेमाल होगी वो बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो होगी हिंदी ही, लेकिन उसके फॉर्मेटिंग में, लैंग्वेज स्ट्रक्चर में, सेंटेंस स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस आ जाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से इसको क्लियर करना चाहूंगी कि एक सेल डीड है अगर, या कोई भी अगर हम कानूनी दस्तावेज ले लें, तो कल ही मैं अभी एक लीगल डॉक्यूमेंट जो है देख रही थी हरियाणा उच्च न्यायालय का, और उसमें आई के लिए जो शब्द था वो मन के, म आधा न और क और एक ही मात्रा, मन के, मैं के लिए मन के। अगर हम बिहार में यही ड्राफ्ट देखेंगे डीड का, तो उसमें मन के शब्द नहीं आएगा, ना तो इस तरह की वाक्य संरचना आएगी जो थोड़ी पुरानी तरह की होगी, वहां पे सीधा मैं शब्द मिलेगा आपको प्रमाणिक स्तरीय हिंदी में। और ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है ये काफी पुराना नहीं है, ये 2016 का है, 2016 का है बस। तो बहुत सारे शब्दों में वेरिएशंस मिलेंगे।
इसके साथ में जो बहुत ढेर सारे आपको उर्दू, पारसी के, अरबिक के शब्द मिलेंगे। जैसे कि सेल के लिए हम बिक्री या विक्रय, विक्रय शब्द हिंदी में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, पॉपुलर है। सेल डीड, जो कि आज के सारे बच्चे लीगल एजुकेशन जो है वो अंग्रेजी में ले रहे हैं, तो फॉर व्हाट वुड बी लूसिड टू देम कि सेल डीड है। लेकिन अगर हम हिंदी जो थोड़ी कुछ जानते होंगे, वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, ये विक्रय पत्र है। लेकिन जो व्यवहारिक, जब आप उच्च न्यायालय में जाएंगे या सत्र न्यायालय में जाएंगे, जब आप ग्राउंड में जाके काम करेंगे, तो वहां क्या बोलेंगे? बैनामा। अब बैनामा में भी जो वेरिएशंस आएंगे राइटिंग में, वो क्या होगा? ब पर ए की मात्रा, वो बै भी बोलेंगे और ब य नामा भी बोलेंगे। तो आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं मिलेगी। जब हम हिंदी को लेकर के, चूंकि इसके ऑलरेडी इतने वेरिएशंस, 5 उपभाषाएं, 18 बोलियां हैं, और उसके साथ इस चीज के साथ जब हम कोर्ट्स में जाएंगे, तो वहां पे चीजें क्या मिलेंगी? उनमें वो हिंदी में भी स्टैंडर्ड जो फॉर्म है उसमें भी वेरिएशन मिलेगा। हरियाणवी कुछ होगी, बिहारी कुछ होगी, राजस्थानी कुछ होगी, और इसके साथ में आपको पर्शियन और अरबिक के ढेर सारे शब्द मिलेंगे। अब जैसे कानून ही ले लीजिए, तो कानून अपने आप में एक अरबिक वर्ड है, ओरिजिन जो है इसकी रूट वो अरबिक है। अब हालांकि अरबिक, पर्शियन और उर्दू में डिवाइड करना, छांटना तो ये अच्छा लंबा काम है, लेकिन मैं आप सारे स्टूडेंट्स और बाकी जो हमारी कॉलिग फैकल्टीज हैं, इन सबके इंटरेस्ट के लिए बहुत कुछ वर्ड्स बताना चाहूंगी। जैसे कि तामीर। तामीर शब्द आप लोगों ने कई बार मे भी गाने में सुना हो कि तामीर। तो तामीर मतलब कई बार लगेगा कि अगर आप गाने के सेंस से या कहीं सोशल जो मीनिंग है उससे ड्रिवन अगर होके सोचेंगे, तो रियलाइजेशन में भी कि तामीर मतलब कि सपने की तामीर होना। आपको लगेगा कि मे बी इट इज अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ द ड्रीम कमिंग ट्रू, बट इट इज नॉट। द मीनिंग इज बिल्डिंग। तो तामीर का मतलब तामीरात। अब सेल डीड है और आपको बिक्री की बात करनी है कि आप जो है, आपने जो रकबा है तामीरात के साथ में बै कर दिया। अब मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर हिंदी का है, लेकिन मैंने जो 3-4 शब्द इस्तेमाल किए कि मन के प्रीतम सिंह, रहने वाली हरियाणा फरीदाबाद, बाकी चीजें, और मैं अपना रकबा बंगलो नंबर 6A और उसकी जो आउटर लिमिट्स हैं वो बताई, वो तमीरात सहित बय कर दिया। तो अब ये तमीरात क्या है और बय कर दिया, बय के साथ में बयनामा। तो ये डॉक्यूमेंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में मुझे भी 2 से 3 बार पढ़ना पड़ा। अब इसके साथ में और क्या सेंटेंसेस हैं, स्ट्रक्चर क्या है, जैसे कि सोल प्रॉपर्टियर, पोजीशन, ओनरशिप, या इस तरह से जो वर्ड्स हमारे इस्तेमाल होते हैं उनमें वाहिद, मालिक, कामिल, काबिज। काबिज पोजीशन, ठीक है। वाहिद, मालिक, कामिल, काबिज हूं। तो इसी तरह से बापैमाइश, बयानामा, नुक्स मिल्कियत, जेरबरी। जेरबरी मतलब डिफेक्ट, रकबा, एरिया, एकड़। मुझे ये डील जो है बेनिफिशियल लग रही है, इसलिए मैं सेल करूंगी। इसके लिए क्या है वर्ड कि ये इसमें मफाद है, बेचने में मफाद है, ये माकूल है मेरे लिए। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। जैसे मैंने खरीदारान, मजकूर को, एंड ये खरीदारान मजकूर शब्द जो है पदबंध, ये इस्तेमाल हुआ है वेंडी के लिए। What we are like habitual of listening is vendor and vendi, विक्रेता, क्रेता, खरीददार। अब यहाँ क्या शब्द है डीड में, जो आपको हरियाणा उच्च न्यायालय की जो सेल डीड है, जो रजिस्टर्ड है, उसमें 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 क्या मिल रहा है शब्द
खरीदारान मजकूर को मैंने सारे दस्तावेज जो है दस्तावेज मुतलका दे दिया है। अब ये दस्तावेज तो समझ में आया, दस्तावेज मुतलका क्या है? तो आपको बहुत सारे ऐसे शब्द जिसमें मफाद, रकबा, माकूल, बैनामा, खरीदान, मजकूर, मुंतकिल कर दिया, दे दिया। तो इतने ढेर सारे शब्द आपको अरबिक, पर्शियन के मिलेंगे, उर्दू के मिलेंगे कि आपको लगेगा कि ये हिंदी नहीं। और मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अभी हाल ही में कुछ 3000 के लगभग शब्द जो अरबिक पर्शियन के हैं उनको ये जो लीगल प्रोसीडिंग है, जो पुलिसिया कार्रवाई है, उससे हटाने के लिए बाकायदा याचिका दायर की गई। क्योंकि जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, जो प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं, इनकी बाकायदा 1 महीने की ट्रेनिंग होती है ये जो वैदिक शब्दावली है अरबिक पर्शियन की, उससे फैमिलियर करने के लिए। सो व्हाइल ड्यूरिंग देयर ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर, जो प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं उनकी 1 महीना की ट्रेनिंग केवल उनको फेमिलियर बनाने के लिए होती है ये वैदिक शब्दावली से जो अरबिक पर्शियन के, एंड डिस्पाइट ऑफ दैट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दीज व्हाइल वर्किंग। और इसके लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी कि ये 3000 जो शब्द हैं अरबिक पर्शियन के, ये समझ में तो आते नहीं है किसी को, तो आप ये हटा दीजिए। तो उस पे अभी फिलहाल आगे क्या निर्णय रहता है कोर्ट का, ये तो देखने की बात है। लेकिन कई बार इस तरह की बातें पुलिस मुहकमे और लोगों की तरफ से आ चुकी हैं कि इन चीजों को, इन शब्दों को अब हटा दिया जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर हम अरबिक पर्शियन को हटा दें तो जो उनका जो रिप्लेसमेंट्स हैं हिंदी के, वो बहुत स्मूथ होंगे, इसके बारे में भी नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि कई बारी जो शब्द हम लेते हैं वो भी हिंदी के भी, क्योंकि वो संस्कृत ड्रिवन होते हैं, संस्कृत ओरिजिन के होते हैं। तो कानूनी भाषा के लिए हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो निचली अदालतों में जो हिंदी इस्तेमाल होती है वो या तो बहुत उर्दू, अरबिक, पर्शियन दा है, और नहीं तो बहुत उसमें फिर आपको हिंदी के आर्टिफिशियल मेड वर्ड्स ड्रिवन और बेस्ड ऑन उर्दू, संस्कृत से बनाए हुए शब्द मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के जो निचली अदालतों की हिंदी है वो फिलहाल एक ऐसे रास्ते पे है या एक ऐसी जगह पे है जहां उसका अतीत जो है उससे और पैर से जोड़, तो आज का उसके लिए संस्कृत और अंग्रेजी से होकर जाता है। आप कहेंगे कि जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो इतनी ढेर सारे अन्य भाषाओं की बात क्यों आती है कि संस्कृत और समथिंग। लेकिन ये केवल ऐसी स्थिति हिंदी के साथ ही नहीं है। अगर हम अंग्रेजी की ही बात करें तो अगर हम जो अंग्रेजी भी बहुत सारे शब्द ग्रीक के हैं, लैटिन के फ्रेजेस हैं बहुत सारे जो हम पढ़ते हैं, उसमें बहुत सारी एक्सप्रेशंस एज इट इज रखी गई हैं। फ्रेंच से भी बहुत ज्यादा भरी हुई है जो अंग्रेजी है। तो ज्यादातर भाषाओं के साथ में ऐसी समस्या होती है क्योंकि उनका एक लंबा स्पैन होता है जिसमें वो डेवलप होती हैं। तो इन सारी चीजों के साथ में ही मैं आप लोगों को एक सलाह जरूर देना चाहूंगी कि कीप हिंदी डिक्शनरीज इंस्टॉल्ड इन योर फोन्स। ये आप लोगों को बहुत सुविधा देगा। और अगर आप लिटिगेशन में अपना भविष्य देखते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप भाषा से दोस्ती रखें, उससे अच्छी जान पहचान रखें। और उसके लिए सबसे माकूल, सबसे अच्छी चीज है कि आप डिक्शनरीज से जुड़े रहें। तो हिंदी की विधि शब्दावली विधि विभाग जो है उसने तैयार किया। पर्शियन के जो वर्ड्स हैं वो काफी उनकी भी सारी डिटेल्स हैं। अरबिक पर्शियन का ब्लॉक ही अलग है, वो देखें। और इसी तरह से थोड़ा सा जो व्यवहारिक पक्ष है डीड्स का, लीगल डीड्स बेसिकली, उनसे जुड़े रहें। उनके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उसमें सहायता करेंगी। और दूसरे ये कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की 2013 में ये रिकमेंडेशन थी कि हिंदी को
कानून के जो भी विद्यार्थी हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। तो बहुत सारे जो आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं उनमें हिंदी पढ़ाई भी जाती है कहीं भी। तो इससे है कि आपको थोड़ा हैबिचुअल रहेंगे, आपको ड्राफ्टिंग में सहूलियत होगी। चीजों को अगर आप लिटिगेशन में हैं या बाकी कॉर्पोरेट में भी हैं तो फिलहाल इंडिया में रह के हिंदी से या रीजनल लैंग्वेजेस से बच पाना मुश्किल है। तो if you want to excel in your career, so keep in touch with dictionaries। और भाषा चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, जो कि इसका कानून खासकर उसका एक लंबा इतिहास होता है, तो आप उसमें बच नहीं पाएंगे। लेट इट बी इंग्लिश, लेट इट बी हिंदी, और लेट इट बी एनी अदर लैंग्वेज, as it has evolved in a long time, so you must have to learn so many languages which were prevailing at that time। So इस सब के साथ ही मैं आप लोगों को मैं अपना वक्तव्य यहीं खत्म करूंगी, और ये इंटरेक्शन होपफुली कि मेरी बातें पहली बात तो ये कि नेटवर्क आई एम नॉट वेरी श्योर कि मेरी कितनी बात आप लोगों तक पहुंच पाई, लेकिन जितनी भी पहुंची तो मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों को उसमें थोड़ी कुछ क्यूरियोसिटी होगी, और अगर आप मुझे कुछ पूछना चाहें तो बहुत बढ़िया लगेगा मुझे। आप सबों का धन्यवाद इतने पेशेंस के साथ। थैंक यू वेरी मच। हेलो। Yes, ma'am. ये काफी ही शिक्षाप्रद कार्यालय थी मैम, थैंक यू सो मच। मेरे पास कुछ श्रोतागणों के कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी जी। पहला सवाल ये है कि अगर कोई वकील है जो दिल्ली में प्रैक्टिस करता है, बट उसे किसी केस के लिए बिहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके जाना पड़ता है, तो वो वहाँ की बिना किसी पहले की नॉलेज से, तो जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो लोकल लैंग्वेज या जो वहाँ की हिंदी होती है, वो बिना किसी प्रायर नॉलेज के वहाँ पे कैसे एफिशिएंटली काम कर पाएगा? मेरा ये क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपने जो बात कही उसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। पहली बात ये कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो भी इंसान प्रैक्टिस कर रहा है वो हिंदी से फैमिलियर है, लेकिन उसकी जो टोन होगी, इफ इज अ लोकल, तो उसकी टोन जो होगी वो खड़ी बोली या हरियाणवी वाली होगी। दूसरे, उसे जाके अगर बिहार के किसी लोकल कोर्ट में, सत्र न्यायालय दीवानी में या सेशन कोर्ट में किसी में भी जाना है, वहां पे कम्युनिकेट करना है अगर इफिशिएंटली, तो इफिशिएंटली का मतलब देखिए स्लाइट वेरिएशन होगा हरियाणवी में और कौरवी जिसको बोलते हैं, और बिहार में भोजपुरी, मैथिली, मगही, ये जो डायलेक्ट्स हैं, जो लैंग्वेजेस है वहाँ पे जो वेरिएशंस हैं वो है। तो आपको क्लाइंट से इंटरेक्शन इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली है तो हिंदी ही, and we Indians are quite supportive and likely to mingle with each other। तो क्लाइंट इस यहाँ पे आपका लैंग्वेज के साथ में आपका जो जेस्चर है आपके क्लाइंट के लिए, जो इंक्लिनेशन है कि आप चीजों को कितना समझना और एड्रेस करना चाहते हैं, वो आपको काफी हेल्प आउट करेगा। सो आप लैंग्वेज को एज अ ऑब्स्टेकल मत लीजिए कि वो आपके लिए कोई बाधा नहीं बनने वाला है। आप एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए, सो दैट कि अगर आपको लैंग्वेज में कहीं प्रॉब्लम आती भी है तो आपका जो जेस्चर है वो कम्युनिकेट कर सके। सो आई थिंक दिस वुड बी हेल्पफुल। एंड द अदर थिंग, एज आई ऑलरेडी हैव एम्फसाइज्ड, कि भाषा से अपनी दोस्ती बना के रखिए, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय में काम अंग्रेजी में होता है। अगर यहाँ के दिल्ली के एनसीआर के लोकल हैं भी तो काम वहाँ अंग्रेजी में होता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ही एक ऐसा उच्च न्यायालय है जहाँ पे हिंदी भाषा क्षेत्र में होने के बावजूद वहाँ काम अंग्रेजी में होता है, हिंदी में नहीं होता। बाकी जितनी जगह मैंने बताई वहाँ पे उच्च न्यायालयों में काम हिंदी में होता है। सो थैंक यू मैम फॉर द आपके जवाब से मुझे काफी नॉलेज मिली। अगला प्रश्न ये है कि हिंदी जो एक विषय होता है इन स्कूल्स,
वो वो 10वीं कक्षा के बाद डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है, मतलब वो फिर एक चॉइस हो जाती है। बट तो मेरा क्वेश्चन है कि कोई अगर इंसान है जिसने 10th ग्रेड के बाद से हिंदी पढ़नी छोड़ दी है और हाँ, तो फिर वो कैसे मतलब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर कैसे वर्क कर पाएगा, क्योंकि उसने तो हिंदी से उसका टच वैसे छूट गया है ना इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग और रीडिंग। तो हाँ बेटा, इसमें सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो ये कि लैंग्वेज को रीलर्न करना पड़ेगा। आप वैसे तो हिंदी स्पीकिंग एरिया में ही हैं, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में ही हैं, लेकिन बोलने की भाषा और लिखने वाली भाषा या कामकाज की भाषा में अंतर होता है। तो जो प्रो है वो कि आप एक हिंदी बेल्ट में एकदम एलियन। दूसरे ये आप कम्युनिकेशन में इफ यू आर नॉट एफिशिएंट इन राइटिंग, आप लिखने में तरीन नहीं हो सकते हैं, आप बोलने में है, क्योंकि आप बेल्ट में है, तो आप कम्युनिकेट प्रॉपर कर सकते हैं। Did she leave? नेटवर्क में थोड़ा दिक्कत है। तो अगला प्रश्न ये है मैम आपके लिए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि लोअर कोर्ट्स में हिंदी यूज होने की वजह से लोग लोअर कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने से कतराते हैं? ये तो आपके लिटिगेंट के स्ट्रॉन्ग विल पे डिपेंड करता है, क्योंकि जमीन से जुड़े बिना तो सक्सेस नहीं मिल सकती। तो जमीन से जुड़े बिना तो सक्सेसफुल ना मुश्किल है। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि जुडिशियल या जो लॉ की पढ़ाई है वो केवल अंग्रेजी में ही होती है। ये ज्यादातर हमारी राजधानी और उसके आसपास के जो कॉलेजेस हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है ऑप्ट करते हैं इंग्लिश, लेकिन एक लंबी तादाद है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय या बहुत सारे, जहाँ पे हिंदी में ही काम करते हैं। जहां तक रही कि हिंदी होने की वजह से लोग कतराते हैं, तो ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूरी तरह से अंग्रेजी दां हैं। तो ऐसे बच्चे जिन्हें हिंदी थोड़ी एलियन लगती है, उनके लिए है ऐसा, लेकिन ये कतराना काम नहीं आएगा, क्योंकि जुड़ना तो पड़ता ही है भाषा से। तो इस तरह की एक हेजिटेशन है जरूर बच्चों में। while teaching I too have seen and observed, but we need to get out to it. Yes. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। अब मैं प्रोफेसर मिस शांभवी मिश्रा को आमंत्रित करना चाहूँगा, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएमई विधि विभाग, धन्यवाद प्रस्ताव के लिए। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरी हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं है डॉक्टर तृप्ति, और मेरा नेटवर्क सिर्फ कभी कभार वो भी बीच में से जवाब दे सकता है, तो मैं आपकी व्यथा एकदम समझ सकती हूँ। लेकिन ये सब होने के बावजूद आपने यहाँ आके इतना अच्छा लेक्चर हम लोगों को दिया, और जो एक आपने बात कही थी वो प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी को जो आपने कोट किया था, वो शायद मैं अब दोबारा कभी भूल नहीं पाऊंगी। ये एकदम सत्य है कि हमारा जो कानून है वो
किसी और की देन हो चुका है और उसमें मिश्रण कई चीजों का हो गया है। सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ में आती है इस पूरे मुद्दे पे वो यही है कि ये भाषा का जो फेर हो गया है वो शहरी और गांव देहात में भी काफी एक अंतर ला देता है। जो आदमी लोअर कोर्ट्स में आता है उसे भी लोअर कोर्ट्स की भाषा उतनी समझ में नहीं आती है जितनी हमें आती है। तो ये मुचलका और जो भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है निचली अदालतों में, एक बहुत बड़ा एक अंतर वहां पे भी बन चुका है, जो हम लोगों को तो हड़बड़ाता ही है क्योंकि हम लोग उस भाषा से कभी जूझे नहीं हैं, और आम आदमी के लिए भी वो भाषा थोड़ा अब इस्तेमाल में नहीं उतनी रह गई है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में हम लोग एक बार को दोबारा सोच सकें कि किस तरीके से इस भाषा को या तो सीखने के लिए पहल उठाए जाएं। इस आपके लेक्चर में एटलीस्ट 2-3 शब्दों का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, जो आपने डिक्शनरी के बारे में बात की, वो एकदम सही है। हम लोगों को कम से कम एक अगर हम वकालत के पेशे में जाना चाह रहे हैं तो हिंदी डिक्शनरी हमारे लिए जरूरी है। ये सारी बातें आपके बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी टीम का। हमारी जो कन्वीनर है मिस वेदप्रिया लाहिरी, उन्होंने काफी कोशिश की है बाहर से लोगों को इनविटेशन पे बुलाने की। मिस श्री दुर्गा, अगेन मैम आपने बहुत मदद की है ये इवेंट ऑर्गेनाइज करने में। गरिमा मैम, डॉक्टर मैम को इनवाइट गरिमा किया है श्री दुर्गा मैम ने। Yeah, she has invited Dr. Tripti, so thank you so much, ma'am. Dr. Garima, again, उनके मैनेजमेंट और उसके बिना शायद ये सब संभव ही नहीं था। संभव तो सबसे ज्यादा ये इवेंट किया है हमारी स्टूडेंट कमेटी ने, अभिव्यक्ति डिबेटिंग सोसाइटी और स्पेशल इवेंट्स कमेटी का स्टूडेंट कमेटी जो है। सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मैं भी इस कमेटी में थोड़ा नई हूँ, लेकिन जो हमारे हैं छात्र इस कमेटी में आशा है कि मेरा धन्यवाद आप तक पहुंच रहा होगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है, हम लोग तो नहीं ही कर पाते, तो धन्यवाद। मैं अंततः धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर रश्मि नागपाल को, जो कि हमारी विधि विभाग की डीन है। Dr. Thank you so much. Thank you so much, Shambhavi. It was a wonderful program, though I could not be listening to each and every part of the program, but I tried to remain present wherever I could. It was wonderfully organized, and many congratulations to you, the faculties involved with Priya ma'am and Durga ma'am, and of course we have a wonderful team of the students, and I keep telling them, those who participate also learn, those who are in the audience are also learning, those who are in the organizing committee are also learning. So all the three aspects we learn. Absolutely, the ones who are not learning are the ones who are nowhere there in anywhere. Neither they are the attendees, nor in the organization, nor in the participation. So they are the losers if they are not here. So rest, everything is a learning experience. So hearty congratulations to all the students, and you have to keep it up. That's an exercise of confidence building, which we do unconsciously, right? But that's really helpful to us in the future. And of course to Tripti ma'am, though I could not be present for her enlightening session throughout, but yes, whatever I could hear was perfect and very knowledgeable. Thank you so much. Most welcome, ma'am. Thank you, ma'am. हमारे बीच डॉक्टर रंधावा मैम भी है, जो कि एकेडमिक कोऑर्डिनेटर हैं। थैंक यू मैम, आपने समय निकाल के इस इवेंट में आप शामिल हुए। अपना स्पीच में ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी अब, क्योंकि काफ़ी समय भी हो चुका है, और जो भी हम लोगों ने सीखा है इस वर्कशॉप, इस कार्यशाला में, आगे कोशिश करेंगे कि इस कार्यशाला को एक रेगुलर एक्सरसाइज की तरह बनाएं, या फिर हो सकता है हम लोग बात करें कि हिंदी या फिर कोई भी जो लिखित या मौखिक बोली या भाषा है जो कि वहाँ हमारे आसपास के निचले अदालतों में इस्तेमाल की जा रही है, कम से कम उसका एक सिलेबस या कुछ एक
सेपरेट वर्कशॉप जैसा उसके लिए बार काउंसिल की तरफ से भी होना चाहिए। इसी बात के साथ हम लोग अंत करते हैं। अंतदीप, अगर आप कोई फाइनल आपके कमेंट्स हो तो आप खत्म कर सकते हैं। फाइनल कमेंट्स में तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही शिक्षाप्रद कार्यशाला थी, और हमें अगर कुछ सीखने को नहीं भी मिला हो तो ये सारी बातें सुन के हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ा होगा। और मैं बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू।